हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 9 जून और आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस में हम 8th और 9th दोनों ही दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोट्स फॉर नोटा इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों में किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट दर्ज किए गए। आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, जयपुर या फिर पुणे। आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था ये स्थल जहां पर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है इंदौर। आप यहाँ देख सकते हैं, so the none of the above options allows voters to officially register a vote of rejection for all candidates contesting in an election। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में 2013 में। So in Indore constituency set a new record for the highest vote cast for Nota in 2024 Lok Sabha elections with over 2 lakh votes। And Nota votes in Indore surpassed the tally of an individual candidate except for the winning candidate from the BJP, illustrating significant voter disaffection or protest within this constituency। So आपने देखा कि सबसे ज्यादा नोटा को जो वोट्स मिले हैं वो मिले हैं इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इससे पहले ये रिकॉर्ड था बिहार के गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements related to QS World University Ranking 2025। यहाँ पर आपसे QS World University Ranking 2025 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, IIT Bombay was ranked 118th globally, moving up 31 rank from the previous year। And second, IIT Delhi ascended 47 rank to reach the 150th position globally। And third, majority of the Indian universities in the QS World University Ranking 2025 saw a decline in their rankings। और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका ये इनकरेक्ट है, क्योंकि डिक्लाइन नहीं देखा गया है। जो यूनिवर्सिटीज हैं भारत की उन्होंने काफी इंप्रूव किया है अपनी रैंकिंग में। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आईआईटी बॉम्बे की जो रैंक है वो है 118th ग्लोबली और आईआईटी दिल्ली 150th। आप यहाँ देख सकते हैं। So the majority of Indian universities improved their rankings in the 2025 QS rankings, not declined. And the University of Delhi made a significant leap of 79 ranks to reach 328th position globally। सो आपने देखा, इसके साथ ही आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द ग्लोबल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट्स द इंस्टीट्यूशंस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड recognition in the international academic community, and it suggests effective strategies in research and academic performance। सो यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो उसकी रैंक कितनी हो गई है 328। और इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे आईआईटी दिल्ली से, क्योंकि आईआईटी दिल्ली की जो रैंक है यहाँ आप देख सकते हैं वो है 150th, आईआईटी बॉम्बे 118th। देन आईआईएससी बेंगलुरु की बात करें तो वो है 211, आईआईटी खड़गपुर 222, आईआईटी मद्रास 227, फिर यहाँ पर आईआईटी कानपुर 263 और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो रैंक है वो है 328। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो भी भारतीय संस्थान रहे हैं, शैक्षिक संस्थान, इन सबके रैंक में इंप्रूवमेंट देखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Al Burij, Al Maghazi, Al Nusairat were in the news for which of the following reason? ये कुछ स्थलों के नाम हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किन कारणों से खबरों में रहे हैं। ने देखा कि इन स्थलों का नाम है अल बुरीज, अल मगाजी और अल नुशीरत। आपके ऑप्शंस हैं दे आर पोर्ट्स, सेकंड दे आर द बॉर्डरिंग चेक पॉइंट्स बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, third they are the places in Gaza which were declared protected under UNESCO heritage sites, and third they are the refugee settlements that are threatened to be attacked by Israel। आपको बताना है कि ये स्थल किन कारणों से चर्चा में रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। So they are the refugee settlement areas that are threatened to be attacked by Israel। आप यहाँ देख सकते हैं। So Israel restarts central Gaza strikes amid ceasefire talks। Al Buriji, Al Maghazi, Al Nusairat and Deir al Bala are the refugee settlements in central Gaza where Israel is going to increase strikes। So आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गाजा है, डेर अल बला यहाँ पर है। आपने बहुत बार न्यूज में राफा क्रॉसिंग के बारे में सुना होगा, तो राफा यहाँ पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। यहाँ पर विशेष श्रेणी, जो विशेष स्टेटस दिया जाता है राज्यों को, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, in 1969 the fifth finance commission of India introduced the mechanism of special category status, and second, factors such as difficult and hilly terrain, low population density and or a sizable tribal population, strategic location along borders, economic and infrastructural backwardness were typically considered to accord special category status। और यहाँ पर आपको बताना है कि इनसे संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को 1969 में। ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, आप यहाँ देख सकते हैं। So in 1969, the Fifth Finance Commission of India introduced the mechanism of SCS to assist certain states in their development and fast-tracking growth if they faced historical, economic, or geographical disadvantages. So the system was scrapped on the recommendation of the 14th Finance Commission, which suggested that the resource gap of the states should be filled by increasing the devolution of tax to 42% from the existing 32%। SCS की बात करें, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है, सो इट वाज अकॉर्डेड टू 11 स्टेट्स, जिनमें पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो शामिल है, एंड द बॉर्डर हिल स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड सब्सिक्वेंटली। सो अदर स्टेट्स जो डिमांड कर रहे हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश और बिहार काफी चर्चा में रहे हैं, तो इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। 11 स्टेट्स जिनको ये स्टेटस दिया गया है उनकी बात करें तो उनमें शामिल हैं असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the personal finance mobile application that was recently launched by the Securities Exchange Board of India for investors। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उस व्यक्तिगत वित्त मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे हाल ही में निवेशकों के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने लॉन्च किया है।
आपके ऑप्शन है ई अमृत, सम्मान, ई सी केयर्स या फिर सारथी 2.0। आपको बताना है कि हाल ही में सेबी ने व्यक्तिगत वित्त मोबाइल एप्लीकेशन जो निवेशकों के लिए लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका नाम है सारथी 2.0। आप यहां देख सकते हैं। On 3rd June 2024, the Securities Exchange Board of India launched Sarthi 2.0 mobile application on personal finance for investors. So the app introduced a user-friendly interface with comprehensive tools which aims to simplify complex financial concepts. ऐप की बात करें तो ऐप includes financial calculators and has modules that explain know your customer procedures, mutual funds and exchange traded funds. So आप ये ध्यान रखेंगे, सारथी जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया है सेबी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। India participates in the inaugural Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Clean Economy Investors Forum. Where is the forum concluded? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम में भाग लिया है और आपको बताना है कि इसका समापन कहां पर हुआ है या आयोजन इसका कहां पर हुआ है। आपके ऑप्शन हैं स्विट्जरलैंड, जापान, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में। आप यहां देख सकते हैं। So India participated in the inaugural IPEF Clean Economy Investors Forum led by Secretary of the Department of Commerce, Sri Sunil Bhardwal in Singapore. So the forum focused on mobilizing investments into sustainable infrastructure, climate technology, and renewable energy projects. 10 Indian companies were among the top 100 climate tech startups selected by IPEF, and more than 25 Indian companies had the opportunity to pitch projects to over 100 global investors. So the forum resulted in $20 billion in investment opportunities for sustainable infrastructure projects in the Indo-Pacific region. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following report is not published by International Labour Organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कौन सी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सेकंड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, देन थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर ग्लोबल वेज रिपोर्ट। आपको बताना है कि इन रिपोर्ट्स में से आईएलओ कौन सी रिपोर्ट को जारी नहीं करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये आईएलओ के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बाकी तीनों ही रिपोर्ट्स आईएलओ जारी करता है। आप यहां देख सकते हैं। सो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज would require an additional $1.4 trillion per year according to working paper by ILO. So among reasons, Africa faces the most substantial challenge in achieving universal coverage for social protection. आपने देखा कि जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है आईएलओ द्वारा। सो आईएलओ की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है एज एन एजेंसी फॉर द लीग ऑफ नेशंस फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर वन बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस in 1919. So it became the first specialized agency of the United Nations in the year 1946, and it got the Nobel Prize in 1969.
ILO की बात करें तो इट इज द ओनली ट्रिपार्टाइट UN एजेंसी एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। और ILO का हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। रिपोर्ट्स की बात करें तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इन वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट ये ILO जारी करता है। देन वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ILO। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ये भी ILO के द्वारा जारी किया जाता है। वेज रिपोर्ट ILO जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हमने देखा था, ऑप्शन था क्वेश्चन में, ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। देन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की बात करें तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट है ये भी जारी किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, यहां से आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the World Food Safety Day 2024? आपसे पूछा जा रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, सेफर फूड बेटर हेल्थ, या फिर सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। आपको बताना है कि इस वर्ष जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है उसका थीम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस वर्ष की थीम है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन 7th of June raise awareness about food safety and promotes action to prevent foodborne risk. So initiated by the United Nations in 2016 and supported by FAO and WHO, it underscores the importance of safe, nutritious food for all. So officially recognized on 3rd of August 2020, this day emphasizes food safety's critical role in global health. और आपने देखा कि इस वर्ष की थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। आप ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 7th of June को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, India launched biopharmaceutical alliance with which countries? यह अभी काफी चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया, देन चाइना, रशिया एंड नेपाल, थर्ड यूके, रशिया एंड इजराइल, या फिर ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड यूके। आपको बताना है कि बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस जो है ये भारत ने किन देशों के साथ लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये लॉन्च किया है यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं। So India, US, South Korea, Japan and European Union have formed a biopharmaceutical alliance, and the first meeting was in the Santiago during the Bio International Pharmaceuticals Convention 2024. Derived from living organisms are said to compromise 50% of the future medical drugs. आप ये ध्यान रखेंगे कि इस अलायंस में भारत के साथ साउथ कोरिया, जापान, यूएस और यूरोपीय यूनियन शामिल है। So the alliance aims to prevent drug shortages like those during the COVID-19 pandemic by diversifying and mapping the pharmaceutical supply chain, ensuring a resilient and sustainable system. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institute has recently signed a memorandum of understanding with the Armed Forces Medical Services to collaborate on research and training? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने हाल ही में अनुसंधान और प्रशिक्षण का सहयोग करने के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं
आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर या फिर आईआईटी हैदराबाद? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये समझौता हुआ है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और आईआईटी हैदराबाद के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैव साइंड a memorandum of understanding with the Indian Institute of Technology, Hyderabad, to collaborate on research and training. And the MOU aims to foster innovation and research in developing novel medical devices and addressing health issues specific to soldiers serving in varied terrains. So IIT Hyderabad, with its Department of Biotechnology, Biomedical Engineering and Bioinformatics, will provide the necessary technical expertise to tackle the diverse medical challenges faced by the armed forces. तो आप ध्यान रखेंगे, ये समझौता आईआईटी हैदराबाद और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के मध्य हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has become India's third largest export destination in financial year 24 with an export value of about $22.36 billion? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वित्त वर्ष 2024 में लगभग 22.36 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात मूल्य के साथ कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है? आपके ऑप्शंस है यूएई, चाइना, नीदरलैंड या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप ध्यान रखेंगे कि आपसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्री है नीदरलैंड। आप यहां देख सकते हैं, as per the data of the Ministry of Commerce and Industry, the Netherlands emerged as the third largest export destination in financial year 2024 after United States of America and UAE. तो आप ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड थर्ड प्लेस पर है, फर्स्ट पर यूएसए है और सेकेंड प्लेस पर है यूएई। So India's exports to the Netherlands increased by 3.5% to $22.36 billion in financial year 2024 as compared to $21.61 billion in financial year 2023. So during financial year 2024, India received about $5 billion in FDI from Netherlands. So नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड इज ऑल्सो मेजर इन्वेस्टर इन इंडिया और जो एफडीआई प्राप्त हुई है नीदरलैंड से फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो है $5 बिलियन। इसके साथ ही अगर हम टॉप जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है इंडिया के यूरोप में उन कंट्रीज की बात करें तो उनमें शामिल है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूके और बेल्जियम और सबसे ज्यादा जो है वो है नीदरलैंड के साथ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें। ओवरऑल देखें तो फर्स्ट प्लेस पर यूएसए, सेकंड पर यूएई और थर्ड प्लेस पर है नीदरलैंड। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।